सो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था मार्क जिमी को एक स्पार मैच के चैलेंज करता है और जिमी भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उन लोगों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मार्क जिमी के ऊपर अपना मैजिकल पर्सपेक्टिव का भी यूज करता है बट जिमी उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से मार्कस उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो जिमी की शर्तें पूरी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। देन एन के साथ साथ लेनन भी जिमी के पास अप्रेंटिस बनने के लिए आता है। जिमी उन दोनों का टेस्ट लेता है जिसमें कि वो लोग पास हो जाते हैं। फिर सोफिया एन को अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से किडनैप कर लेती है और इससे पहले कि वो उसको ऑफिस एक्स पिला पाती उसको एजेल आके रोक देता है। बट तभी वहाँ पे एस्टर भी आ जाता है और एजेल को पेल देता है। बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है जिमी की, जो कि सोफिया और एस्टर दोनों को उनकी औकात बता देता है। वो एस्टर को हराने के बाद उसको अपने अंडर आर्मी का पार्ट बना लेता है और सोफिया का भी माइंड कंट्रोल करके उसे सब कुछ उगलवा लेता है, जिससे कि पता चलता है इन सब चीजों के पीछे एक डीमन है और ये लोग एक डीमन लॉर्ड को समन करना चाहते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जिमी को पता चलता है कि इन सब प्लान्स का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद जैवलिन है। बट जिमी लेवाइथन का यूज करके जैवलिन को मार देता है और अब बारी होती है थर्ड एल्डर की। अब आगे सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं जिमी और थर्ड एल्डर के बीच में जंग छिड़ जाती है बट थर्ड एल्डर भी अपने मैजिक का यूज करता है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जिमी कहता है तुम मुझे औकात दिखाओगे लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। और वैसा ही होता है। थर्ड एल्डर के जितने भी अटैक्स होते हैं उनमें से कोई भी जिमी को कनेक्ट नहीं होता, जिसको देखकर थर्ड एल्डर हैरान हो जाता है और उसके ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है। जिमी कहता है वो तो तुम्हारे सारे अटैक्स मॉलिक्यूलर मैजिक पे और तुम उसमें ही अपना मैजिकल पर्सपेक्टिव स्टेबलाइज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मैजिक मुझे मॉलिक्यूल से ज्यादा डस्ट लगता है। तभी थर्ड एल्डर का गुस्सा आ जाता है और वो जिमी के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, लाइट ऑफ ऑक्सीडेशन। बट जिमी 1000 सीज का यूज करता है और उसके अटैक को चीर देता है। वो जैसे उसके पास पहुंचता है वो एक और स्पेल का यूज करता है, आफ्टरमैथ। वो स्पेल को अपने स्वॉर्ड में कंबाइन करके यूज कर रहा होता है और वो थर्ड एल्डर के बैरियर को तोड़ते हुए उसके सीने पे कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से थर्ड एल्डर हंसने लगता है। जिमी कहता है तुम्हें थर्ड एल्डर किसने बनाया? तुम्हें क्या आफ्टर मैथ का मतलब नहीं पता? थर्ड एल्डर के ऊपर जो भी अटैक लगा होता है तभी उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। देन जिमी लेवाइथन का यूज करता है। थर्ड एल्डर बस यही सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने आगे आने के बाद मर नहीं सकता, और वो अपने हाथ में वापस को ले लेता है। तभी लेवाइथन उसको खा जाता है बट हम लोग देखते हैं वो लेवाइथन के टुकड़े कर देता है। हम लोग देखते हैं उसने अपने ऊपर अपोफिस का सिरिंज लगा लिया होता है और ये पावर उसी का नतीजा है। जिमी कहता है सही है, तुम भी इनकम्प्लीट इंसान हो और जो ड्रग तुमने यूज किया है वो भी इनकम्प्लीट है, तो फिर ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठेगा। वो ऑफिस का यूज करने के बाद भी रैंक 7 का मेस नहीं बना होता, लेकिन फिर भी रैंक 6 का होने के बावजूद पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो कहता है तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मैं अब उसको काट डालूंगा। तभी जिमी अपने अंडर सोल्जर्स को समन करता है, कम फोर। हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन। हम लोग देखते हैं टीचर बड़े आराम से टहल रहा होता है, तभी वहाँ पे जैवलिन की लाश टेलीपोर्ट कर जाती है बट हम लोग देखते हैं वो लाश नहीं होती बल्कि वो अभी भी जिंदा होता है और वो उस बंदे का खून चूस लेता है। वो कहता है किसने ये सोचा था कि जिमी वेल्टन एक डार्क मिस होगा और वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सैक्रिफाइस बनेगा। चलो अब उस बच्चे को चुकाने का वक्त आ चुका है। तभी उसके ऊपर कोई पीछे से अटैक कर देता है एंड ये होता है एसिल। ओ तो वो तुम थे जिसने डीमन के साथ एग्रीमेंट किया। तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगा कि ये डिमोनिक एनर्जी कोई भी नोटिस नहीं करेगा? जैवलिन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। ऐसे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है वो जो पछताएगा वो होगे तुम। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जिमी अपने अंडर आर्मी को लीड कर रहा होता है। डिवीजन 2 फैल जाओ और डिवीजन 1 को रीइंफोर्समेंट दो। डिवीजन 3 पीछे रहो और दूर से ही फायर करो और डिवीजन 1 हमला। देखते देखते सारे स्केलेटन एजिल के ऊपर टूट पड़ता है बट एजिल उनके ऊपर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा स्केलेटन्स को मार देता है। तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिरकार उसने मरे स्केलेटन्स को कैसे मारा, क्योंकि वो उनको चकनाचूर कर देता है और जिंदा रहने का क्या ही मतलब जब तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। हम लोग देखते हैं हजार्ड को जो कि अनडेड सोल्जर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी जिमी उसको बुलाता है और हजार्ड उसके सामने घुटने टेक देता है। वो कहता है यस लॉर्ड कमांडर, मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। जिमी उसे पूछता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहा हो? वो बताता उसको ये सब नेब्लो ने करने को कहा था। जिमी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार नेब्लो के अंदर इंटेलिजेंस कैसे आई। जब मैंने उसको दोबारा जिंदा किया था तो मैंने उसके अंदर सोल निकाल लिया था। क्या यह सब ट्रेनिंग की वजह से है? जो भी हो इन सब चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं स्केलेटन सोल्जर्स लगा के थर्ड एल्डर पे अटैक कर रहा होता है बट वो उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिमी सोच रहा होता है वो तो इनको सच में मॉलिक्यूल्स में तोड़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर फिजिकल अटैक वर्क करेगा और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो उल्टा मेरे सोल्जर्स कम होंगे। हजार्ड तुम इन सोल्जर्स को उठाओ और यहाँ से निकल लो। देन वो सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं। जिमी कहता है मुझे तुम्हारे ऑब्लिटरेशन का मैजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब तुम तैयार हो जाओ इसका सामना करने के लिए। हाविंग डार्कनेस, और तुम अपने आप को लकी समझो क्योंकि तुम्हारा खात्मा डिस्ट्रक्शन के ट्रू पावर से होगा। तो भाई थर्ड एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और जिमी को ऊपर थ्रो कर देता है बट जिमी काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो भाई थर्ड एल्डर उसके ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक स्पेल का यूज करता है, लाइट ऑफ
ऑब्लिटरेशन। हम लोग देखते हैं जिम्मी के घर का सीन, जहाँ पे लेनन उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसका पेंडेंट चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है और वो जिम्मी की मदद करने के लिए निकल जाता है। हम लोग देखते हैं फाइट का सीन, जहाँ पर जिम्मी उसकी लाइट को चीर रहा होता है। थॉरलैंडर इस अटैक में अपनी जान तक झोंक देता है, बट उसके बाद भी जिम्मी उसके अटैक को चीरता जा रहा होता है। वो वर्ल्ड सेवर और लेवाइथन को कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से वो बड़े आसानी के साथ लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन को काट देता है। थॉरलैंडर कहता है, यहाँ पे जो मरेगा वो होगे तुम। मैं तो किसी भी कॉस्ट पे बच जाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी सोल तक डीमन लॉर्ड को देनी पड़े। और वो डीमन से और भी ज्यादा पावर गेन कर लेता है। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी जिम्मी का ऑरा थोड़ा चेंज हो जाता है और उसकी सेकंड स्पेशल पावर अनलीश होती है। तभी उसको कुछ विजन दिखते हैं। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा डीमन खड़ा होता है और वो जो जगह होती है वो भी काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है। उसके हाथ में गॉड किलर होती है, हाँ उसका थर्ड आर्टिफैक्ट। वो देखता है वो जो बहुत बड़ा डीमन होता है, उसके सामने उसका 5 वाला वर्जन खड़ा होता है और वो अपनी पावर अनलीश करता है। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उसकी डार्कनेस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके रास्ते में चाहे जो भी है वो उसको चीर देती है। हम लोग देखते हैं उसकी डार्कनेस उस मॉन्स्टर को घेर लेती है और उसका वहीं पर ही खात्मा हो जाता है। हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर जिम्मी अपनी सेकंड स्पेशल पावर अनलीश करता है, डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। थॉरलैंडर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कैसे तुमने ये कैसे किया? मेरी पावर तुम्हारे ब्लेड में क्या कर रही है? हम लोग देखते हैं जिम्मी की ब्लेड ने उसकी पावर अब्सॉर्ब कर ली होती है। जिम्मी कहता है, मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तुम बस इतना जानो कि मैंने ब्रेक थ्रू किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अब मरो। और उसने जितने भी पावर अपनी ब्लेड में अब्सॉर्ब करी होती है वो सभी रिलीज करके थॉरलैंडर को मार देता है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि मैस्कल क्यूब को उसके अंदर जैवलिन होता है और उसके कदमों में एसिड बैठा होता है, वो भी अधमरा। जैवलिन कहता है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफसोस की बात है, मैं एक डीमन नाइट हूँ, मेरी पावर एक डीमन नाइट के बराबर है, तो फिर तुम मेरा बाल तबाका नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बफ्ड हो, लेकिन फिर भी तुम एक रैंक 5 मेस हो और मेरे सामने रैंक 5 मेस तो कुछ नहीं है। तुम जो भी कुछ कर सकते हो वो है हार मानना। वो उसके ऊपर काफी बड़ी बीम से फायर कर देता है, जो कि एजर को सीधा हिट होती है और उसका पूरा हाथ गायब हो जाता है। तभी उसको किसी की आवाज आती है, मिस्टर एजल अब सब कुछ ठीक करने का समय आ चुका है। जिफ्रेड जैसे वॉइस सुनता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो कैद है, लेकिन जब वो अपने दिमाग में ज्यादा जोर डालता है तो वो समझ जाता है वो हो सकता है जिफ्रेड। वो कहता है, तो अब मैं सब कुछ तुम्हारी हाथों में छोड़ रहा हूँ। देन वो जिफ्रेड को आजाद करने लगता है, बट जैवलिन गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे अपना जोर लगाते हुए सोच रहा होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पपेट हूँ, लेकिन मेरा कैरेक्टर मेरे क्रिएटर से अलग है। मैंने काफी सारे लोगों से काफी सारी चीजें सीखी हैं, जैसे ग्रोथ, लिबर्टी और कभी ना हार मानना। मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के सपनों को कुचलने नहीं दूंगा। वो अपने स्पेल को कास्ट कर देता है। तभी जैवलिन का अटैक उसके सीने पे आके लग जाता है। वो कहता है, मैं वैसे भी इस अटैक का अवॉइड नहीं करने वाला था। क्यूब ब्रेकर। तभी वो लोग जिस क्यूब में होते हैं वो ब्रेक कर जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी किसी की आवाज आती है, आपने बहुत अच्छा काम किया और अब आगे मैं संभालूंगा। मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कैद होने से पहले कहा था मैं जिस टाइम आजाद होऊंगा वो टाइम तुम्हारा आखिरी टाइम होगा और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। तभी जैवलिन वहाँ से भागने लगता है, बट जिफ्रेड उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से जैवलिन काफी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से जैवलिन को एक मौका मिल जाता है कि वो उतने देर में डीमन को समन करते हैं और वो डीमन को समन भी करने लगता है। ओपन। तभी जिफ्रेड उसके ऊपर एक काफी जोर का अटैक करता है और जैवलिन जमीन में धंस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मरता वो अपने स्पेल को पूरा कर देता है। ग्रेट्स। जिफ्रेड के अटैक की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। जिफ्रेड कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। देन तभी सीन शिफ्ट होता है जिम्मी पे, जिसको अपना न्यू मैजिकल पर्सपेक्टिव मिला होता है, जिसका यूज करके वो अपनी एनिमी की सारी पावर कंज्यूम कर सकता है और उसी पावर से अपने एनिमी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। उसकी सोल डार्क मैजिक से पूरी तरीके से भर चुकी होती है और उसके साथ ही साथ उसका सिक्स्थ सेंस भी एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि जैवलिन अभी भी जिंदा है। तभी उसको किसी की हार्ट सुनाई देती है और वहीं पर ही टेलीपोर्ट कर जाता है। वो देखता है उसके सामने होते हैं एड साइमन। एड साइमन उसको देखकर हैरान हो जाता है, क्या तुमने रैंक 7 में ब्रेक थ्रू किया है? जिमी कहता है, हाँ बिल्कुल अभी। साइमन बताता है कि उसको लेनन ने यहाँ पे भेजा है, वो तो कह रहा था तुम खतरे में हो। जिमी कहता है, हम लोगों के पास टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इन सब चीजों में एक डीमन भी इन्वॉल्व है और एक बहुत ही पावरफुल डीमन। साइमन कहता है, क्या डीमन?
तभी उनके पीछे एक डेमोनिक एनर्जी का बहुत ही बड़ा बस्ट होता है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं। हम लोग देखते हैं ये आता है जिफ्रेड की तरफ से। उसके सामने एक डीमन नोबल खड़ा होता है जो कि जिफ्रेड की बॉडी में समन होता है। जिफ्रेड के पास जिमी भी आ जाता है। जिमी कहता है क्या चावल उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है? जिफ्रेड बताता है हाँ ऐसा ही कुछ। साइमन कहता है थोड़ा अच्छे से बताओ। जिफ्रेड कहता है ओ तो यहाँ पर आप भी हैं एट द एल्डर। जिमी देखता है कि उसके आसपास काफी सारे बच्चे होते हैं, इसी वजह से वो रैप स्पेल का यूज करता है। इसकी वजह से वो लोग उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। उसकी पावर को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। साइमन कहता है उसने एक रैंक 7 का स्पेल बिना इंकांटेशन के कास्ट कर दिया। जिफ्रेड कहता है मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। जिमी कहता है अभी हमारे पास लबर सबर करने का टाइम नहीं है। हम लोगों के सामने एक डीमन खड़ा है, इसलिए हमें पहले उससे निपटना चाहिए। वो एक हाईली एडवांस फायर एलिमेंट स्पेल का यूज करता है, हैंड ऑफ इफ्रिट, जिसकी वजह से वहाँ पे एक आग का बाउंडर बन जाता है और इस डीमन के जाके कनेक्ट हो जाता है। साइमन कहता है जिमी तुम मुझे चौंकाया ही करते हो, लेकिन मैं तुम्हें फायर मैजिक के साथ अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। वो अपने मैच का पर्सपेक्टिव को यूज करता है, फ्लेम एम्परर, जिसकी वजह से जिमी ने जो भी स्पेल कास्ट किया होता है साइमन उस सभी की फायर कंट्रोल करने लगता है और साइमन एक और स्पेल कास्ट करता है, इंसिनरेट। वो डीमन आग से घिरा ही होता है। तभी साइमन रेड लोटस फ्लेम का यूज करता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फायर की लोटस फ्लेम से दिखती हैं और ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जो कि फॉरेस्ट का काफी बड़ा पार्ट खेल लेता है। साइमन जिफ्रेड से कहता है क्या आप मेरे एरिया ऑफ इफेक्ट को लिमिट कर सकते हो? जिफ्रेड हंसा ही करता है और साइमन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिलीज करता है। जिमी उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। रेड लोटस, हाँ ये जितना ज्यादा सुंदर लग रहा है उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। ये पावर तो कमाल की है। साइमन कहता है और ये चीज कह ही कौन रहा है? द ग्रेटेस्ट प्रोडिजी इन हिस्ट्री। जिफ्रेड कहता है बिल्कुल, मेरे टाइटल के नया होल्डर लॉर्ड जिमी। अब इतने ज्यादा कम टाइम में रैंक 7 में बन चुके हो, ऐसा कैसे हो गया? जब बाकी एल्डर्स आपको देखेंगे ना तो वो सब के सब भी चौंक जाएंगे। वो दोनों ही वापस सिटी में जाने लगते हैं, बट जिमी वहीं पर ही रुक जाता है। साइमन कहता है उसके लिए मेरा अटैक को सर्वाइव करने के लिए कम से कम डीमन ऐड होना होगा, जो कि ये तो था नहीं। एंड हम लोग देखते हैं जैवलिन की बॉडी में एक और डीमन आ चुका होता है जो कि उसे कहता है तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा किया पैथेटिक वर्म, अब ये बॉडी मुझे दे दो, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। तभी जिमी को और काफी सारा अटैक्स थ्रो कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पास्ट में, जहाँ पे 3 एल्डर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो यहाँ पर डीमन की एनर्जी की वजह से आए होता है। तभी डेमन को एक जली हुई बॉडी दिखती है और वो जब उसके ऊपर रिकवरी स्पेल मारता है तब उनको पता चलता है ये बॉडी होती है हेजिल की। वो लोग बस यही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उनके पीछे की डायरेक्शन में काफी ज्यादा डेमोनिक ऑरा रिलीज होता है एंड वो ऑरा इतना ज्यादा इमेंस होता है कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम डीमन नहीं है बल्कि ये कोई हाई रैंकिंग का डीमन नोबल है। और फिर बाकी एल्डर से कहता है इसको मैं और मार्कस संभाल लेंगे, तुम लोग जाकर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो। वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग भी हेल्प करना चाहते हैं। और फिर कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, क्योंकि अगर सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाती है तो हम लोगों को डायमेंशन ब्रेकर का यूज करना होगा। तब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पर डीमन एल्डर कहता है क्या बात है, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, इसका मतलब ये है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। इसका नाम होता है डीमन एल्बेलियस। ये डीमन लॉर्ड ऑफ वेंजेंस का सर्वेंट है। ये हाफ डीमन है और हाफ ड्रैगन वॉरियर। जिमी ने अपनी प्रेजेंस छुपाई होती है। बेलियस कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मुझे ही तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। और अगले सेकंड वो जिमी की स्पेल को ब्रेक करके उसके पास पहुंच जाता है और जिमी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हालांकि जिमी को उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपना एक आर्टिफैक्ट एक्टिव किया होता है जो कि होता है स्टाउटनेस। उसी की वजह से उसके ऊपर कोई फिजिकल अटैक वर्क नहीं करेगा। बेलियस कहता है वो तो तुम मेरा अटैक को खाने के बाद भी जिंदा बच गए, तुम इन दोनों से स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो देखते ही देखते उसके ऊपर बहुत ही सारे स्लैशेस कर देता है, बट वो देखता है जिमी को उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता। इसी वजह से वो जिमी के ऊपर गुस्से में एनर्जी बॉल फेंक देता है, इससे जिमी के ऊपर डैमेज पहुंचता है। जिमी समझ जाता है कि वो इस डीमन को ऐसे नहीं हरा सकता, उसको अपने डार्क माना का यूज करना ही होगा। वो एल्डर से कहता है आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखना, किसी को बताना मत। तभी वो अपने डार्क माना का यूज करता है। दोनों लोग उसकी पावर को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी इमेजिन तक नहीं किया था कि जिमी के पास डार्क मैजिक होगा। तभी जिमी डीमन के ऊपर ब्लेड ऑफ कर्वेंजेंस का यूज करता है और बेलियस भी उसकी तरफ अपना अटैक लेके बढ़ चुका होता है, बट जिमी अपनी ब्लेड से उसकी एनर्जी पावर को कंज्यूम कर लेता है, जिसको देखकर बेलियस चौंक जाता है। बट वो कहता है ओ तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है फिर मेरे पूरे ऑरा को खा के दिखाओ, मुझे पता है तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे और आखिरी में फट जाओगे। जिमी कहता है देखते हैं, पहले मैं फटता हूँ या तुम्हारी फटती है। तभी उसको ऊपर अटैक कर देता है।
वॉर्टेक्स ऑफ रेमिटेंस, वो काफी बड़ा अटैक जाकर टीमन के कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको भी डैमेज पहुंचता है। इंप्रेसिव, लेकिन तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। वो अपने हाथों में 2 अटैक को चार्ज कर लेता है, बट तभी हम लोग देखते हैं दोनों अटैक इंटरफेयर करते हैं। जिफ्री टीमन के हैंड्स को आइसोलेट कर देता है और साइमन एक अटैक करता है, गोल्डन फ्लेयर, जिसकी वजह से टीमन के हाथों में बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी जिमी अपने स्वॉर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो इसी टीमन के डेमोनिक ड्रैगन ऑरा का यूज कर रहा होता है और उसको अपने वर्ड से वर्ड साथ कंबाइन करके एक अटैक करता है और डीमन को पेल देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वही उस डीमन का खात्मा हो जाता है, या फिर हो सकता है ऐसा हम लोगों को लगता है। जिमी जिफ्रिड से पूछता है, सेवेंथ एल्डर, क्या आप इस पूरी जगह को यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? जिफ्रिड कहता है, क्या तुम सच में इस डीमन से लड़ने वाले हो? वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों को बाकी एल्डर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। साइमन कहता है, जिमी, मैं समझता हूँ तुम्हारा डार्क माना बाकी लोगों से अलग है, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो, हम तीनों अकेले इस डीमन से लड़ने के लिए काफी नहीं है। जिमी कहता है, अगर बाकी एल्डर्स आ भी गए, फिर भी हम लोगों को जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको हराने के लिए किंगडम ऑफ सेल्डम के सारे सॉर्समैन को लाना पड़ेगा, और अगर हम लोग तब तक का इंतजार करते हैं तो मैच का सोसाइटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो दोनों जिमी के ऊपर भरोसा करते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। जिफ्रिड इंचांटेशन करके पूरी जगह को बिल्कुल ही आइसोलेट कर देता है। हम लोग देखते हैं बेलियस को, जो कि सही सलामत होता है और कह रहा होता है, डीमन लॉर्ड मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे ने मेरे साथ क्या खेल खेला, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है, डेमोनिक ड्रैगन ब्रीथ, और वो उसको जिमी के ऊपर थ्रो कर देता है। वो अटैक देखते देखते जिमी के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाता है। तभी जिमी कहता है, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया, और अपने पास से कार्ड्स को निकाल कर काइंड रिचुअल जैसा कुछ करने लगता है। वही जिमी अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ साइमन और जिफ्रिड उसको थोड़ा टाइम निकाल के दे रहे होता है। साइमन डीमन के अटैक के ऊपर एक अटैक कर देता है, और तभी जिफ्रिड भी एक अटैक को कास्ट करता है, जो की एक प्रोटेक्शन स्पेल होता है, स्पेस लेयरिंग। लेकिन वो देखता है उसके इतने स्पेशल बैरियर्स होता है, वो कोई भी डीमन के अटैक के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। तभी साइमन एक जोरदार अटैक करता है, रेड लोटस फ्लेमिंग रे, और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी डीमन का अटैक नहीं रुका होता, और तभी जिमी का रिचुअल कंप्लीट हो जाता है, ओशन ऑफ द केओस। तभी देखते ही देखते उसके आसपास डार्क माना की बाढ़ आ जाती है। डार्क माना चारों तरफ फैल जाता है और डीमन के इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को भी अपने चपेटे में ले लेता है। डीमन भी समझ जाता है कि ये डार्कनेस के सामने उसका अटैक नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो कहता है, ये डार्कनेस, ये तो डीमन लॉर्ड की पावर है, ये तो डीमन लॉर्ड की पावर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, बेलियस किनारे हटो। हम लोग देखते हैं बेलियस का मुंह चीर के कोई बाहर आता है। बेलियस उसको रोक रहा होता है, नहीं सरताज, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा अगर 12 गॉड्स को आपके बारे में पता लग जाए? हमारा सारा प्लान धरा रह जाएगा। बट डीमन लॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता और धरती में अपना पहला कदम रख देता है, और साथ ही साथ डीमन रैंप का गेट भी बंद कर देता है। दिन से शिफ्ट होता है बाकी एल्डर्स पे, जो कि पूरे सिनेरियो में बात कर रहा होता है। मार्कस कहता है, वो लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग डेमोनिक एनर्जी की स्ट्रेंथ यहाँ से भी महसूस कर सकते हैं। ओफन कहता है, मुझे लगता है वो लोग इस वर्ल्ड से आइसोलेटेड हो चुके हैं। ये पक्का 7th एल्डर का ही काम होगा। ये एक आइसोलेशन से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है, ताकि वहाँ पे जो भी डीमन है वो हम लोगों से दूर रहे। रेमंड कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो डीमन के सामने अपने आप को सेक्रीफाइस करने का प्लान बना रहा है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के रास्ते में कुछ भी आ सकता है, और हमें उसके लिए बिल्कुल ही रेडी होना चाहिए, फिर चाहे हम लोगों को उस वेपन को एक्टिवेट क्यों ना करना पड़े। मैंने ल्यूग और एप्पल को उसको प्रिपेयर करने के लिए कह दिया है। तब हम लोग देखते हैं फाइट का सीन, जहाँ पर जिमी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस डीमन लॉर्ड की एनर्जी ने उसके डोमेन ऑफ डार्कनेस को चीर दिया है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन लॉर्ड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो सोच रहा होता है, लेकिन उसने मेरे डोमेन को कंज्यूम कैसे कर लिया? ये तो 12 गॉड्स भी ढंग से नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं उसके पीछे डीमन लॉर्ड खड़ा होता है, या फिर मैं कहूँ डीमन ऑफ वेंजेंस। जिमी समझ नहीं पा रहा होता कि उस डीमन लॉर्ड ने इतना ज्यादा रिस्की मूव क्यों लिया, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जैसे पृथ्वी में अपना कदम रखेगा, सारे गॉड्स को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा, और उसके बाद वो भी यहाँ पर उतर सकते हैं। लेकिन आखिरकार सवाल ये है कि अभी तक 12 गॉड्स आए क्यों नहीं, और खास करके पीरो। मैं समझ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब किसी के पास डार्क माना की पावर हो, लेकिन मेरी पावर इसके पास क्या कर रही है? वो पूछता है, क्या तुम्हें डीमन लॉर्ड हो? तभी उस जगह में डीमन लॉर्ड का प्रेशर फैल जाता है, जिसकी वजह से जिमिता को काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, तुम्हारे पास वो पावर कहाँ से आई?
और दूसरा सवाल, तुम मेरी आंखों में आंखें कैसे मिला पाए? जिमी कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये पावर मेरी है। और हाँ, मेरे सामने अपोनेंट चाहे जितना ही पावरफुल आ जाए, मैं उसके सामने सर नहीं झुकाता। तभी डेमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। अपनी औकात मत भूलो कीड़े, और वो अपने प्रेशर से जिमी को झुकाने लगता है। डेमन लॉर्ड कहता है, तुम सोच समझ के बोला करो, इसे बहादुरी नहीं कहते, इसे कहते हैं बेवकूफी, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे कमजोर करते हैं। लेकिन जिमी अभी भी उसकी आंखों में आंख मिला रहा होता है और झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। उसकी सारी बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी होती हैं। डेमन लॉर्ड कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो, तुम हो कौन और तुम उसके क्या लगते हो? वो ये कहने के साथ ही जिमी का गला दबोच लेता है। तभी जिमी उसकी आंखों में करीब से देखता है और डेमन लॉर्ड की आंखों का कलर होता है पर्पल। जिमी सोच रहा होता है, ये आंखें, इसके पास कहीं से मेरा माना आ गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ये माना सिर्फ और सिर्फ वही लोग पोजेस कर सकते हैं जिनको ये मैंने खुद दिया हो। वो कहता है, तुम्हारे पास वो पर्पल माना कैसे आया? डेमन लॉर्ड जवाब देता है, ये मेरी लाइन थी, तुम बताओ कि तुम्हारे पास उसके ऐसी सेम आंखें कैसे हैं? वो उसकी गर्दन की पकड़ को और भी ज्यादा टाइट कर देता है। जिमी कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे डेमन के पास वो डार्क माना कैसे आया, जो कि मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया था? उसका बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी डेमन लॉर्ड कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा माना? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो मरा था उसके एक भी बच्चे नहीं थे। बच्चे, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अगर मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में खींच के ले जाऊंगा और तुम इटर्निटी तक मेरी यानी कि डीमन ऑफ वेंजेंस की सेवा करोगे। वो अपने हेलमेट को उतार देता है। वो जैसे ही ऐसा करता है, जिमी उसको देखकर हैरान हो जाता है। ट्रिका, क्या ये तुम हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। डेमन लॉर्ड कहता है, आखिर तुम्हें वो नाम कैसे पता? जिमी कहता है, क्या तुम्हें हिल्स और लैम्पर्ट का टाइम याद है? तभी डेमन लॉर्ड अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो जमीन में अधभरा पड़ा होता है और उसके बगल में बैठा होता है डियाब्लो वॉल पे। वो डियाब्लो से कहता है, डियाब्लो मुझे 100 बना दो। डियाब्लो कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मैं ये नहीं करना चाहता। ट्रिका कहता है, तो इसमें बुरी बात ही क्या है? आप मेरे लॉर्ड हो और मैं जिंदगी भर के लिए आपका नौकर बनना चाहता हूँ। आपके रास्ते में जो भी एनिमीज आएंगे उनको सबसे पहले आपकी स्वॉर्ड यानी कि मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक सारे गॉड्स का खात्मा नहीं हो जाता। डियाब्लो उसकी बात मान जाता है और उसको 100 बना देता है। वो कहता है, आज से तुम हो मेरे 100 लॉयल नाइट। ट्रिका इतना ज्यादा खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। लो कर लो बात। डेमन लॉर्ड भी डियाब्लो का चेला निकला। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे ट्रिका बिल्कुल ही हैरान होता है कि जिमी को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। वो कहता है, वो जगह मेरे और मेरे लॉर्ड के लिए काफी ज्यादा यादगार है और मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को पता हो, तो तुम्हें खत्म होना होगा। जिमी कहता है, ट्रिका ये बात एक्सेप्ट कर लो, अपने दिमाग से सोचो। इन सब चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि मैं ही हूँ डियाब्लो वॉल पे। तभी ट्रिका को भरोसा हो जाता है और वो जिमी के सामने अपने घुटने टेक देता है। जिमी कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार कराया। देन वो लोग शांति से बैठकर बात करने लगते हैं। ट्रिका कहता है, मुझे हमेशा से यही लगता था कि आपको गॉड्स ने मार दिया है। जिमी कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे द वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी में बंद कर दिया था, लेकिन एक बार मेरी आंखें खुली और मैंने तब पाया कि मैं इस बॉडी में रिंकार्नेटेड हो चुका हूँ। ट्रिका कहता है, मैं समझ गया, लेकिन अब आपका प्लान क्या है? क्योंकि आपकी ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मुझे ये नहीं लगता कि आप इस बॉडी के साथ उन गॉड्स का सामना कर सकते हो। जिमी कहता है, ठीक है, मेरे रिइंकार्नेशन की सिर्फ और सिर्फ 10 साल हुए हैं और मैं सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट करे हुए 1 साल भी अभी नहीं हुआ है। ट्रिका समझ जाता है कि डियाब्लो के पास सिर्फ और सिर्फ उसके पास लाइफ की मेमोरीज ही वापस नहीं आई हैं, बल्कि वो अपने पावर्स को भी रिगेन कर रहा है। वो सोच रहा होता है, अभी उनकी ट्रेनिंग करे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और उसके बाद भी वो बेलियस जैसे डेमन को धूल चटा पाए, क्योंकि बेलियस एक आम डेमन तो था नहीं, वो था एक डेमोनिक ड्रैगन। वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आप अपनी प्लान फॉर्म में आराम से 10 साल तक पहुँच जाएंगे। जिमी पूछता है, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तुम एक डेमन लॉर्ड कैसे बन गए? और हाँ, मैंने ये चीज भी नोटिस की है, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ट्रिका कहता है, ये स्टोरी ये 60,000 साल पहले की। वैसे मुझे ये लगता है कि आपको हर चीज एक्सप्लेन करने से अच्छा ये है कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था मैं आपको खुद ही वो दिखा दूं। तभी अपने मेमोरीज को डियाब्लो के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर डियाब्लो ने अपने सारे स्पिरिट बेस को ये कमांड दे दिया था कि वो उससे दूर चले जाए। वो वक्त फाइनल बैटल से पहले का। उसके सारे सबऑर्डिनेट उसकी बात मान के अपने अपने घर चले गए, लेकिन वहाँ पे अभी भी एक बचा था जो कि था अनडेड नाइट।
ट्रीका, जिसको कि फ्री विल की पावर दी गई थी, और उसने डियाब्लो की बात नहीं मानी। वो उसे कहता है मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ में सभी लोगों का सामना करूंगा। तभी डियाब्लो उसको एक केस में बंद कर देता है और कहता है ट्रीका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लास्ट मिशन है, मेरे लिए उसको करो। तभी डियाब्लो वहाँ से चला जाता है और ट्रीका पहुँच जाता है अंडरवर्ल्ड। वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि डियाब्लो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या वो उसके किसी काम का नहीं है? क्या वो कमजोर हो गया है? लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मेरे पास अपना डार्क माना क्यों नहीं सोचा? फिर काफी सालों तक ट्रीका अपने पास को भुलाने की कोशिश करता रहा। उसके रास्ते में जो भी आया वो उसको मारता गया। इतनी फाइट की वजह से उसका डार्क माना भी फेड होने लगा, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा डेमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और उसी को ही उसने डार्क माना में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और जब वो अपने सेंसेस में वापस आया उसने देखा वो एक डीमन एड बन चुका था। ऐसे 10,000 साल और बीत गए। देन उसको अपने सबऑर्डिनेट से एक रिपोर्ट मिली कि सारे 12 गॉड्स मिलकर डियाब्लो वॉलपेल की हिस्ट्री को मिटाना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उन सभी हरामखोरों ने पहले मेरे लॉर्ड को मार दिया और वो अब उनकी लेसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे अपने मास्टर का बदला लेना होगा। मेरे लॉर्ड ने 12 गॉड्स की वजह से काफी ज्यादा सफर किया है, मुझे बदला लेना ही होगा। और उसके बाद से ट्रीका अपने आप को डीमन ऑफ वेंजेंस बुलाने लगा। ऐसे 10,000 साल और बीत गए। अब तक ट्रीका ने अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बना लिया था। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो 5 डीमन लॉर्ड्स की हायरार्की को भी टक्कर दे रहा था। तभी 12 गॉड्स के बीच में झगड़ा होने लगा। ट्रीका ने ये सही मौका समझा और अब वो तैयार था उन 12 गॉड्स की जान लेके अपने मास्टर का बदला लेने के लिए, और एक बदला उनसे भी जिन्होंने उसके मास्टर को बिट्रे किया था। ट्रीका कहता है लॉर्ड डियाब्लो, क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, आपने मुझे उस टाइम में अंडरवर्ल्ड में क्यों भेजा? डियाब्लो कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम वहाँ पर गए हो। मुझे ये तो पता था कि तुम किसी दूसरे डायमेंशन में जा रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें इसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता तो तुम मेरे पास वापस आ जाते। मैं बस ये चाहता था कि मेरे फॉलोअर्स इस लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी नहीं थे। ट्रीका कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि मैं आपसे दोबारा मिल पाया। डियाब्लो ट्रीका के सामने झुकते हुए कहता है तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ भुगता, मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा अनवर्दी पर्सन हूँ। ट्रीका कहता है लॉर्ड डियाब्लो, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो किया जो कि मुझे करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी थी, एक डार्क नाइट की ड्यूटी। डियाब्लो कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जी मैं सोच रहा था मेरे इमोशंस भी अभी नहीं गए हैं, मैं जबरदस्ती अपने इमोशंस को छुपा रहा था। मेरी ये लाइफ मेरी प्रीवियस लाइफ से अलग होगी, अब सब कुछ अलग होगा। वो ट्रीका से कहता है ट्रीका, मैं सारे गॉड्स को मार दूंगा। ट्रीका कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। जिमी कहता है लेकिन मैं अभी ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक 7 में, मैं अपनी पास्ट लाइफ में रैंक 9 को भी पार कर चुका था। मैं एक रैंक 9 में से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो मुझे इस बार तो गॉड्स को मारने के लिए पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। ट्रीका कहता है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? जिमी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें सही समय आने पर बुला लूंगा, और जब वो सही समय आए मैं चाहता हूँ तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर फाइट करो। ट्रीका जैसे जिमी के मुंह से ये सब बातें सुनता है उसे डियाब्लो की याद आ जाती है और वो उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ओशन ऑफ गियोस के बाहर का सीन, जहाँ पर जिमी के डार्क माना को देखकर दोनों एल्डर्स हैरान होते हैं। जिफ्रेड कहता है ये डार्क माना तो आम डार्क माना से बहुत ही ज्यादा अलग है, और ऊपर से इसने जो भी जगह घेरी है वो एक आइसोलेटेड फिल्म बन चुका है। मैं अपने मैजिक यूज करने के बाद भी उसके अंदर नहीं देख सकता, स्पेशल मैजिक भी इसके अंदर काम नहीं कर रहा। आखिर ये क्या चीज है? मुझे बस यही उम्मीद है कि लॉर्ड जिमी ठीक हो। तभी उस रेल में क्रैक आता है, दोनों लोग फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं। वो बस बिल्कुल तैयारी खड़े होता है कि अगर उसमें से डीमन निकलता है तो वो दोनों लोग ही अपनी पूरी जान झोंक देंगे। बट तभी वो पूरा रेल में शटर हो जाता है और हम लोग देखते हैं उसमें से निकलता है जिम, और वो आते ही बेहोश हो जाता है। हम लोग को बताया जाता है कि उसके बाद से जिमी हॉस्पिटलाइज हो गया। फिनिक्स एकेडमी में जितना भी डैमेज हुआ था जिफ्रेड उसको ठीक करने में लग गया, और साथ ही साथ वो जिमी के गार्जियन का भी काम कर रहा था। जिमी के स्टूडेंट्स भी उससे रोज मिलने आते थे, और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं जिमी के पास जिफ्रेड बैठा होता है, एंड तभी जिमी को होश आता है। जिफ्रेड जिमी को उठने से मना करता है क्योंकि डॉक्टर ने जिमी को 3 महीने तक रेस्ट करने को कहा है। जिमी हर चीज का जायजा लेता है कि जब से वो सो रहा था तब तक मैच का सोसाइटी में क्या हुआ। जिफ्रेड उसको सारी बातें बताता है और फिर उसके बाद उस पूरी जगह बड़ी साउंड प्रूफ मैजिक लगा देता है। वो कहता है अब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारे पास वो डार्क माना कहाँ से आया, और सबसे बड़ी बात वो डार्क माना है क्या? आप मुझे सारी बातें खुलकर बता सकते हैं, मैं इसके बारे में किसी से भी नहीं कहूँगा। जिमी भी हर चीज बताने के रेडी हो जाता है और कहता है तो एल्डर जिफ्रेड, अगर ऐसी ही बात है तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा।
मैं रिइंकार्नेशन हूँ द फर्स्ट डार्क मेज डियाब्लो वॉलपेर का। जिफ्रेड कहता है डियाब्लो वॉलपेर ये कौन है? जिमी भूल गया था कि गॉड्स ने मिलकर जितने भी इसके बारे में हिस्ट्री थी वो सारी मिटा दी है। जिफ्रेड कहता है मैं तुम्हारे माना को अपनी आंखों से देखा है तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि तुम एक डार्क मेज हो, लेकिन ये डियाब्लो वॉलपेर कौन है और तुम उसकी रिइंकार्नेशन हो? ये बड़ी अजीब बात है और उसमें भरोसा करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये स्टेटमेंट सारी चीज जस्टिफाई करता है कि कैसे तुम्हारे अंदर इतना सारा मैजिक का टैलेंट भरा हुआ है और यहाँ तक कि तुम तलवारबाजी में भी पीछे नहीं हो। तभी जिमी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है इससे अच्छा मैं सब चीजें आपको बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। और वो सेम चीज करता है जो कि उसके साथ ट्रिकानी की थी। वो जिफ्रेड के साथ अपनी मेमोरी को शेयर करता है और अब जिफ्रेड के पास डियाब्लो की सारी मेमोरीज का एक्सेस है। तभी से शिफ्ट होता है एन पे, उसके साथ में लेनन भी होता है एंड वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि कल जिमी के टेम्परेरी टीचर बने हुए 1 महीने पूरा हो जाएगा। लेनन कहता है उससे क्या, हम लोग उनके अप्रेंटिस हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग को बंद नहीं करेंगे। एंड कहती है वैसे मैंने ये भी सुना था कि तुम मेरे डैडर के पास भागते भागते गए थे और उनसे सिफारिश कर रहे थे कि वो मिस्टर जिमी की मदद करे जाकर। लेनन कहता है वैसे तुम्हें ये सब किसने बताया? लेनन उसको नहीं बताती लेकिन उसको ये बात खुद ही ये डैडर से पता चली थी। लेनन बहाने बनाने लगता है कि उसने ये सब अपने करियर की वजह से किया था ताकि उसकी ट्रेनिंग बंद ना हो। लेनन कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितने तुम दिखते हो। लेनन गुस्सा करने लगता है, वो कह रहा होता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं घमंडी हूँ, इगोइस्टिक हूँ और मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा। लेनन कहती है तुम अपनी बुराई खुद ही कर रहे हो, ऐसे प्राइड का क्या फायदा? लेकिन जो भी हो तुम मुझ में भरोसा रख सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसे समझो। लेनन ये सुनकर चौंक जाता है, हाँ भाई का कट गया। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा सब छोड़ो, वैसे जिमी कैसा है? तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और सबको बताता है कि लॉर्ड जिमी को होश आ चुका है और अभी जिफ्रेड उससे बात कर रहे हैं। दोनों बच्चे जैसे ये बात सुनते हैं वो डॉक्टर की खोपड़ी खा जाते हैं, वो बड़बड़ कर रहे होते हैं। तभी साइमन उनको शांत कराता है, वो दोनों साइमन से माफी मांगते हैं। साइमन डॉक्टर से पूछता है वैसे इसने उसके बारे में किसको पता है? डॉक्टर बताता है किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको और जिफ्रेड को, आई मीन एल्डर जिफ्रेड को। साइमन कहता है बहुत बढ़िया, अब ये बात बाकी एल्डर्स को तब तक मत बताना जब तक मैं ना कह दूं, और हाँ तुम दोनों तब तक ऊपर मत आना जब तक मैं तुम लोगों को ना बुलाऊं। हम लोग देखते हैं जिफ्रेड को जो कि डियाब्लो के फ्लैशबैक में होता है। वो देखता है कि बिजली लपक रही होती है और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है, चारों तरफ अनडेड होते हैं और बीच में खड़ा होता है डियाब्लो वॉलपेर। तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा स्पार्क होता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके जरिए वहाँ पे आती है द आर्मी ऑफ अ गॉड और ये आर्मी होती है जेनिथ की। हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है जेनिथ का फर्स्ट लुक। जेनिथ कहता है डियाब्लो वॉलपेर तो पिछली वॉर में हारने के बावजूद यहाँ पर वापस आ गए। आखिर तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी नजरों से छुपना पड़ेगा। डियाब्लो कहता है मैं वो लेने वापस आया हूँ जो कि हमारा है और फिर मैं इंसानों को उनकी रिस्पेक्ट को वापस दिलाऊंगा, मेरा यही मिशन है। जेनिथ कहता है तुम चाहे जितना भी कर लो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम इंसान गॉड की सेवा करने के लिए ही बने हो। डियाब्लो कहता है तुम कभी नहीं समझ सकते कि इंसानों की डेस्टिनी क्या है। जेनिथ जवाब देता है जरा अपने आप को देखो, तुम अभी भी लड़ रहे हो, वो भी किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें पहले से ही धोखा दे दिया है। डियाब्लो गुस्से में आते हुए कहता है उन लोगों को वो डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया गया, अब तुम भी अपने फेथ को एक्सेप्ट करो और मर जाओ। जेनिथ वो अपने गॉड प्लेयर से एक बहुत ही बड़ा सा स्लैश मारता है, वो अटैक जेनिथ की आर्मी के बहुत ही बड़े पार्ट को खत्म कर देता है जिसकी वजह से जेनिथ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आर्मी से डियाब्लो के ऊपर हमला करवा देता है। एक तरफ होती है गॉड की आर्मी और दूसरी तरफ होती है डियाब्लो वॉलपेर की अनडेड आर्मी। यार इस सीन को देखो, इस सीन को देख के सोलो लेवलिंग का वो सीन नहीं याद आता जहाँ पर शैडो मोनार्क के रूलर्स के साथ फाइट हो रही थी। हाँ मतलब वो आइकॉनिक था, लेकिन ये थोड़ा सस्ता है। हम लोग देखते हैं दोनों ही आर्मी का क्लैश होता है और एक बहुत ही ज्यादा लंबी फाइट के बाद डियाब्लो वॉलपेर अधमरा पड़ा होता है। जेनिथ कह रहा होता है मैंने क्या कहा था, तुम्हारे नेता में यही लिखा है। डियाब्लो कहता है जो कि खुद मुझसे हार गया और फिर मुझसे हारने के बाद बाकी गॉड्स के पीछे जाकर छुप गया। तुम्हारे अंदर शर्म भी है? मेरे हिसाब से तुम पूरी तरीके से बेशरम हो। तुम सारे गॉड्स मुझसे फाइट करने के लिए एक हो गए और उसके बाद भी तुम लोग क्या कर पाए? सिर्फ और सिर्फ मुझे सील कर पाए। तुम लोगों के अंदर मुझे मारने तक की ताकत नहीं है, इसी वजह से मुझे तुम लोगों पे तरस आता है। आगे बढ़ो और मुझे सील करके दिखाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तब मैं तुम सभी लोगों का खात्मा कर दूंगा। तुम लोग अपनी जान के मुझसे भीख मांगोगे और तभी डियाब्लो वॉलपेर को सील कर दिया जाता है। जिफ्रेड ये पूरी वॉर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, वो बस यही बड़बड़ा रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिमी पूछता है एल्डर जिफ्रेड आपको क्या हो गया? जिफ्रेड कहता है मुझसे कह दीजिए कि मैं सपना देख रहा था, मैं ये सब चीजें हजम नहीं कर पा रहा हूँ। जिमी कहता है नहीं आप सपना नहीं देख रहे थे, ये मेमोरी मेरी रिबॉर्न के हजारों सालों पहले की है। ये एरा वो एरा था जब पूरी इंसानियत 12 गॉड्स की गुलाम थी।
क्या इंसान गॉड्स का स्लेव थे? जिमी कहता है हाँ, और इंसान तो अभी भी गॉड्स का स्लेव ही है। उन 12 गॉड्स ने मिलकर सिविलाइजेशन को बहुत ही बार बनाया, बहुत ही बार बिगाड़ा भी। वो जैसा चाहते हैं ह्यूमंस को वैसा ही ढाल देते हैं। वैसे हाँ, तुम्हें ये तो पता ही होगा, हम लोग अभी भी गॉड्स के सर्विलांस के अंदर हैं, इस एरा में भी। जिफ्रेड कहता है क्या तुम 12 गॉड्स के रिलीजियस ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हो? जिमी कहता है हाँ, तुम पूरे तरीके से गलत नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन्स की। ये वो काइंड है जो कि ड्रैगन लॉर्ड ब्राह्मण को सर्व करते हैं, और ब्राह्मण ने इंसानियत पर नजर रखने के लिए ऑर्डर्स को बनाया। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब मैं इम्प्रिजन हुआ था, मुझे उसके बाद के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन लगा हुआ है। अगर कोई भी उस ट्रुथ को रिवील करने के पास पहुंच जाता है तो उस इंसान के बारे में ड्रैगन को तुरंत ही पता लग जाएगा। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? और ये होता है साइमन, जो भी वहाँ पे आ चुका होता है। जिमी कहता है हाँ, यही सच है। ड्रैगन्स ने ह्यूमन को कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया ताकि वो हमारे ऊपर नजर रख पाए। साइमन कहता है मुझे पता था, मैं सही हूँ। ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ इतने के ही कैपेबल नहीं है, हम इस बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जिफ्रेड उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? साइमन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा यंग थे, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता। जिमी वेल्टन, मेरे पास कुछ बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद लोग हैं जिनको मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। हम लोगों का मोटिव ये है कि हम गॉड्स को उनकी गद्दी से हटा दें ताकि ह्यूमंस रूलिंग काइंड बन सके। हम ह्यूमन सुपर रेसेस से डरा करते हैं क्योंकि हम उनसे कमजोर हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि सुपर रेसेस इंसान के पोटेंशियल से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, और उन्होंने इसी वजह से हम लोगों को पनपने नहीं दिया। हम लोगों को इसके बारे में काफी सारे एविडेंस भी मिले हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डेब्रेक, जो कि जब फॉरबिडन वर्ल्डर्स में से एक कैप्री के केव में एक्सप्लोरेशन के टाइम में मिले थे, और वो मिशन अभी से 10 साल पहले हुआ था। वो कोई आम टीम नहीं थी, उसमें एक्सप्लोरर्स के साथ साथ एक स्वॉर्ड मास्टर और एक आर्क मेज भी था। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज्यादा खराब था। वहाँ सबके सब लोग मारे गए और सिर्फ एक स्वॉर्ड मैन ही बचा। और वहीं से हम लोगों को पिछली सिविलाइजेशन का एक अचीवमेंट मिला, और जब सर्वाइवर वापस आया तो अपने साथ एक आइटम भी लाया था जिसे कहा जाता है आर्क फैक्ट्री। ये एक एयर वेसल का स्टोर हाउस था जो कि बहुत टाइम पहले ही एक्सटेंट हो गया था, और वो पिछले एरा में एग्जिस्ट करता था। जिसमें उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, क्या आर्क? वही एयर वेसल, लेकिन वो तो फोर्थ ग्रेट वॉर में खत्म हो गया था। साइमन बताता है हमें उसमें से बहुत ही सारी चीजें पता चली, जिसमें सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि उस एरा की जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी की इंसानियत की सोच के परे थी। और यही चीज का प्रूफ है कि एक टाइम ऐसा भी था जब ह्यूमन रूलिंग रेस थी और ड्रैगन एल्फ सब के ही ऊपर थे। और तुम जिमी वेल्टन, तुम उसी एरा के किसी इंसान के रिइंकार्नेशन हो। तुम इंसानियत को बचाने वापस आ चुके हो। तुम ह्यूमंस की वही सेवियर हो जिसका हम लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम चोजन वन हो, और तुम्हारा मैजिक और स्वॉर्ड टैलेंट भी यही बताता है। और वो जो तुम्हारा मिस्टीरियस डार्क माना है वो अभी के डार्क मैजिक से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये पावर पहले के एरा में ही खत्म हो चुकी थी। जिमी कहता है आपकी थ्योरी काफी सही है। ह्यूमन पास्ट में डोमिनेटिंग रेस थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग मास्टर रेस नहीं थे। साइमन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जमाने में एक बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी और तभी इस एयर वेसल को बनाया गया था। जिमी कहता है हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आर्क डिस्ट्रक्शन का एक अल्टीमेट वेपन है जो कि मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर बनाया था ताकि इसका यूज करके हम लोग गॉड्स का खात्मा कर सकें। साइमन कहता है क्या गॉड्स का खात्मा? जिमी कहता है मुझे नहीं पता आप हमारी बातें कितनी देर से सुन रहे थे, लेकिन मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मैं हूँ डियाब्लो वॉलपेर। मैं एक टाइम में ह्यूमन रेस की फोर्सेस का लीडर था, और जब मैं अकेला पड़ गया तब मैंने एक ऐसी पावर पे काम किया जिसका इस्तेमाल करके गॉड्स का खात्मा किया जा सकता है, और वो पावर है डार्क मैजिक। साइमन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। जिमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से तुम खुद से ही देख लो। वो अपनी मेमोरी को उसके साथ भी शेयर करता है। हम लोग देखते थोड़ी देर में वो पूरी मेमोरी को देख लेता है, और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। क्या ये सब पास्ट में हुआ था? क्या हमारी दुनिया पास्ट में इतनी ज्यादा केओस से भरी हुई थी? डियाब्लो वॉलपेर, पहला डार्कनेस, या फिर मैं कहूँ डार्क मैजिक का फादर, उसने इंसानियत के लिए इतना कुछ किया और तुम उसका रिइंकार्नेशन हो। तभी साइमन अपने घुटनों को उसके सामने टेक देता है। जिफ्रेड चौंक जाता है, अरे साइमन आप ये क्या कर रहे हैं? साइमन कहता है मैं लेचर साइमन आपके सर्विस में हाजिर हूँ, द किंग ऑफ द मैनकाइंड। जिमी बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, आप ये सब क्या कर रहे हैं? साइमन कहता है जब सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन तब भी आपने हार नहीं मानी और इंसानियत के लिए लड़ते रहे। आप तब तक लड़ते रहे जब तक आपके शरीर में जान रही, इसीलिए आप ये टाइटल डिजर्व करते हैं, द किंग ऑफ ऑल ह्यूमंस। मैं रिचर्ड साइमन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जिमी कहता है प्लीज एल साइमन उड़ जाइए, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। मैं इस तरह के लोगों के साथ ऐसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ। बस आप तैयार रहिए और जब जरूरत पड़े तब मेरे साइड से फाइट करिए, और हाँ मुझसे वैसा ही बात करिए।
जैसा आप मेरी असलियत जानने से पहले करते थे। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ। जिफ्रेड कहता है, वैसे अब थर्ड एल्डर की सीट खाली हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा यंगेस्ट एल्डर का टाइटल चला जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। जिमी कहता है, बिल्कुल मुझे मजा आएगा। वैसे साइमन आप मुझे कुछ लोगों से मिलवाने वाले थे, है ना? साइमन कहता है, हाँ, हम लोगों का गोल एक ही है। जिमी पूछता है, क्या आप फ्रंटियर से हैं? वो कहता है, नहीं, फ्रंटियर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस अभी तक अनक्लियर है और उनका हाथ हमेशा रेबेल ग्रुप के पीछे माना गया है। जितने भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनका सीधा कनेक्शन फ्रंटियर से होता है, लेकिन हम लोग अलग हैं। हम लोग मैनकाइंड के फ्यूचर के लिए काम करते हैं और इस वर्ल्ड की मिस्ट्री से पर्दा उठाना चाहते हैं। थोड़े टाइम में तुम भी बाकी लोगों से मिल लोगे। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जैसे गेट खुलता है वहाँ पे एनो लेनन आ जाता है। वो लोग जिमी से हालचाल पूछते हैं और वो दोनों वहीं पर ही रोने लगते हैं। जिमी उनको शांत कराता है और कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर दूंगा। वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। हम लोग को बताया जाता है कि जब जिमी 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज था तब मैजिकल सोसाइटी में काफी सारी चीजें घटी। जो भी लोग ऑफिशियल स्कैंडल में शामिल थे उन लोगों को पकड़ लिया गया और जिन लोगों ने वो ड्रग लिया था उसमें से काफी सारे लोग साइड इफेक्ट की वजह से मारे गए। लेकिन जिमी ने ट्रिका की मदद ली और काफी सारे लोगों की जान भी बचाई। वो जो थर्ड एल्डर था उसको ट्रेटर का दर्जा दे दिया गया। ऐसे को भी क्रिमिनल का दर्जा दिया गया क्योंकि वो भी उस स्कैंडल में शामिल था, लेकिन उसने अपने आखिरी दम पे हम लोगों की मदद की और स्टूडेंट्स की जान बचाई। इसी वजह से डायरेक्टर जिफ्रेड ने उनका एक फ्यूनरल किया। कुछ स्टूडेंट्स उसके फ्यूनरल पे आए भी। यही सब दुखद चीजें चल रही थी। तभी उनके कानों में एक अच्छी चीज पड़ी जो कि था जेमी वेल्टन के बारे में, जो कि 10 साल की उम्र में ही एक आर्कनेस बन गया और उसको थर्ड एल्डर की पोजीशन मिल गई। हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि पूरी तरीके से रिकवर कर चुका होता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। नहीं, मतलब असली वाला घर नहीं, मैजिकल सोसाइटी वाला घर। वहीं पर हम लोग देखते हैं लेनन को जो कि फायर और वाटर एक टाइम पे यूज कर रहा होता है और वैसा करने में कामयाब होने वाला होता है। तभी उसके मुंह पे बहुत सारा पानी आके गिरता है और ये काम होता है एन का। जब भी लेनन अपने काम में कामयाब होने वाला होता है एन गलती करके उसको भिगा देती है। इसी वजह से वो दोनों ही बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिमी आ जाता है और वो उन दोनों को खाने भर कर दे देता है। वो उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों ने अपने मल्टी एट्रीब्यूट वाला असाइनमेंट पूरा कर लिया? वो लोग नाटकबाजी करने लगते हैं जिससे कि जिमी समझ जाता है कि वो लोग वो नहीं कर पाए। वो कहता है, अगर तुम्हें एडवांस मैजिक सीखना है तो सबसे पहले तुम्हें मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना आना चाहिए। अगर तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर तुम लोगों के पास इसको सीखने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। लेनन उसको बताता है कि एल्डर जिफ्रेड उससे मिलने के लिए कह रहे थे। वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले कहता है, तुम लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना और अगर तुम लोग इस बार फेल हुए तो मैं रेड कैप पहन लूंगा। वो उसी बेसबॉल कैप की बात कर रहा होता है जो कि हैमिल्टन पहना करता था। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रिक्ट कर देगा। हम लोग देखते हैं सेंट्रल टावर में जिफ्रेड के ऑफिस को, जहाँ पे जिफ्रेड अपने काम के बोझ के तले दब रहा होता है। तभी उसका गेट खुलता है और उसको बताया जाता है कि उससे मिले लॉर्ड जिमी आए हैं। जिफ्रेड जिमी को अंदर बुला लेता है। जिमी पूछता है, आखिर मामला क्या है, आपने मुझे बुलाया क्यों? जिफ्रेड कहता है, अरे पहले बैठ तो जाओ फिर मैं बता दूंगा। वो वहाँ पर बैठ जाता है। जिफ्रेड कहता है, तो अगर तुम्हें रॉयल प्लेस के मैसेज के बारे में नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ। जेमी वेल्टन, तुम इस मैसेज को पढ़ते ही अपनी पूरी रिस्पेक्ट दिखाना क्योंकि ये वर्ड्स मैजेस्टी के हैं। ये जेमी वेल्टन के लिए एक रॉयल डेक्री है जो मेरी रिस्पेक्ट शो करने लगता है। उसमें लिखा होता है कि जिमी के आर्कमेज बनने की खुशी में रॉयल प्लेस में एक ऑर्डिनेशन सेरेमनी रखी जा रही है जो कि रॉयल कैपिटल फ्रेविया के रॉयल प्लेस स्टेडियम में होगा ठीक दोपहर 12 बजे। वो भी अभी से 2 दिन बाद और तुम्हारी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। जिमी कहता है, क्या ऑर्डिनेशन सेरेमनी, वो भी रॉयल प्लेस में? जिफ्रेड कहता है, आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं भी वहाँ पे आपके साथ चलूंगा। जिमी कहता है, यही तो चिंता वाली बात है और मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी के आर्कमेज बनने पर ऑर्डिनेशन सेरेमनी भी होती है। जिफ्रेड कहता है, वो इसलिए क्योंकि आर्कमेज बनना इतना भी आसान नहीं है और अगर किसी किंगडम में एक आर्कमेज आया है तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए पूरे नेशन में एक ग्रैंड फेस्टिवल होता है। वैसे मैं अगर सच बताऊं तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसका मेन कारण ये होता है क्योंकि जिफ्रेड के बचपन स्लेव होने की वजह से लोग उसको नीची नजरों से देखते हैं। जिफ्रेड के पास से कैल वेल्टन का भी लेटर आया होता है जिसमें उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी रिकवरी कैसे चल रही है? तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारी माँ सारा दिन बस रोया ही करती है और तुम्हारी बहन को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है, लेकिन अब हम सभी लोग ही खुश हैं क्योंकि हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं, वो भी तुम्हारी ऑर्डिनेशन सेरेमनी में। तो मिलते हैं रॉयल कैपिटल में। तुम्हारा फादर आर्नो वेल्टन। वैसे हाँ, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि वहाँ पर बैलेट सिस्टर भी आ रही हैं। जिमी भी अपने फादर के लेटर पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।